सबका स्वागत है। चलिए बारी आज के वेडनेसडे के। वेडनेसडे हुआ है अभी, मतलब आधा हफ्ता निकला है। एग्जैक्टली आधा हफ्ता बचा है, कारोबारी हफ्ता हमारे सामने खड़ा है। खैर आज का साज बहु सेंसेक्स की बारी है। मदद करने के लिए इंदौर से अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की कविता जैन नजर आएंगी। कविता जी क्या खा रहे हो? नहीं। हाँ, लंच टाइम के पास पहुंच रहे हैं हम लोग, ऐसे हो जाता है। हम लोग सब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ना मार्केट कवरेज के लिए। कविता जी थैंक यू जुड़ने के लिए। आता हूं आपके पास, निफ्टी से शुरुआत करेंगे। पहले साजबो सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के तरीके आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर 7045220000। हमारा ईमेल आईडी साजबहू और सेंसेक्स @nw18.com। और अगर ट्विटर पे यानी कि एक्स पे ट्वीट करके पूछना चाहते हैं तो या तो किसी को सीधे सीधे रिवर्ट करें तो उसके पास पहुंचे, अदरवाइज इन हैशटैग्स का इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो पहुंचना मुश्किल हो जाता है हमारी टीम तक। और हैशटैग साज बहु सेंसेक्स और क्लैरिटी हो जाती है इसी शो के लिए, क्योंकि ये आस्क आवाज का जो हैशटैग है वो आवाज पे दिन भर जो क्वेरीज आप लोग की सॉल्व करी जाती हैं वो किसी भी शो में जा सकती हैं। तो ईदर वेज आप कहीं भी डालेंगे हमारे तक पहुंच जाएंगी। ऑन द शो एक बार दिखा देता हूं, यानी कि जिन क्वेरीज को आज सॉल्व करवाएंगे कविता जी से, वो कहते प्राइमर कह लीजिए शो का, आपकी स्क्रीन पर है। ये सारे स्टॉक्स आज ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स, इन पे आज बातचीत हो रही होगी शो के दौरान, और इनके अलावा भी कुछ हरकत में आ रहे होंगे स्टॉक्स, तो इन पे चर्चा कर ली जाएगी। मार्केट्स रखिएगा, ठंडा पड़ गया मामला। हमने अच्छा आज के समीकरण शुरुआती तो डिसेंट थे, मतलब निफ्टी बैंक क्यों रखा है भाई साहब? निफ्टी 50 से शुरू करिए यार। क्यूज अच्छे इसीलिए थे, कल और आज के बीच में बदल ये गया था कि ट्रंप साहब और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो बयान आ रहे थे वो थोड़े से फिर से कंफर्टिंग थे। अब जैसे कि ट्रंप साहब बोले कि वो जो हमने प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत करी थी, कल ही रात में बोल दिए हमने अभी नहीं करेंगे। ईरान से बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, प्रोग्रेस हो रही है, तो प्रोजेक्ट फ्रीडम फिलहाल के लिए हम स्टॉल कर रहे हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या था? वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस पार खाड़ी देशों में जितने जहाज फंसे हुए हैं, ईंधन तेल जो जिस तरह के भी, उनको निकाला जाए वहां से, और यूएस ने भी मदद करने वाली थी। वो मदद तो हुई नहीं, वो प्रोजेक्ट ऐसे का ऐसी दस्तखत स्टॉल हो गया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था जो हमारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी वो था ईरान पे हमला करने का, मिलिट्री अटैक का। वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो गया है, मिलिट्री अटैक की अब जरूरत नहीं है। पर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड कंटिन्यू रखेंगे हम लोग जब तक निगोशिएशंस चल रहे हैं। तो बाजार को लगा कंफर्टिंग कि भाई कम से कम ऐसा नहीं है कि सीज फायर का वायलेशन माना गया है जो ईरान ने यूएई पे हमला कर दिया था, मिसाइल अटैक्स कल या परसों। तो सीज फायर कंटिन्यू कर रहा है, यथास्थिति बनी हुई है और बातचीत प्रोग्रेस कर रही, तो क्रूड कूल ऑफ हो गया था अपने लिए, वहीं क्यों सुधर गए। 113 वाला 108 पे था, अभी भी 108 पे चल रहा है, तो क्यूज अच्छे थे। और इसके साथ रुपया रख दीजिए, क्योंकि रुपया सरदर्द था। आज क्यूज अच्छे थे तो लग रहा था रुपया मजबूत होगा। रुपया एक टाइम पे मजबूत भी हुआ, इंट्राडे होगा तो एक टाइम पे 94.99 उस टाइप के 94.97 तक गया भी था, पर वो टिका नहीं, वापस 95 के ऊपर आके कामकाज कर रहा है। हाँ 15 पैसे मजबूत जरूर होगा, लेकिन अपने आप में ऐसा कोई खास मूव आया नहीं रुपए में। रुपए की कमजोरी लार्जली जस की तस बनी हुई है। तो हुआ क्या, अपन वैसे ही दायरे में फंसे बाजार हैं। हम ऊपर की तरफ गए थे 250 के आसपास, वो 250 से निफ्टी रखिएगा 250 से वापस कूल, वही अटकने के जोन ऊपर के वही है, 200 300 बार बार आके वहीं अटकते हैं। वहीं से फिर मुनाफा वसूली की शुरुआत हो गई और सारे गेन्स वाइप आउट हो रहे हैं। ये निफ्टी एक समय 225 पॉइंट ऊपर था, कह लीजिए 200 पॉइंट गवा चुका है। ये हाल है, मामला ठंडा पड़ गया है। कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स होंगी जिसमें मेरे ख्याल से फार्मास्यूटिकल्स, मिड कैप आईटी पूरा नहीं कहूंगा, मिड कैप आईटी फिर भी थोड़ा बहुत ग्रीन टिक्स नजर आ रही है। देखिए फार्मा बढ़िया कर रहा है, मिड कैप आईटी एज वैसे उसका भी एक इंडेक्स अगर दिखाना चाहें तो आईटी भी दिखाएंगे, तो मिड कैप आईटी अच्छा कर रहा है। बाकी ऐसी कोई खास पॉकेट नहीं है। हाँ ये जरूर है कि निफ्टी कूल ऑफ हो गया है, आज ब्रेथ बढ़िया है, तो हम और आपके रिटेल पोर्टफोलियोज के लिए फिर भी अच्छा दिन है। 2:1 का लार्जली रेशियो इंटैक्ट ही है।
2/3 शेयर्स अभी भी इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। पर हाँ, मुनाफा वसूली लार्ज कैप्स में आई है, बेंचमार्क्स में आई है, इस पॉकेट पर अब नजर रखनी पड़ेगी। कोयले जी, निफ्टी पे व्यू क्या बना रहे हो? ये तो एकदम ही अटक ही गया है मामला, पिंग पोंग वाला मामला है। क्या करें निफ्टी में इस दायरे में? यस, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। निफ्टी आज अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन फेज की तरफ बढ़ता हुआ चल चुका है। 23,950 से ऊपर 24,250, 300 एक रेजिस्टेंस जोन दिखता है। मुझे लगता है कंसोलिडेशन यहाँ पर बना रह सकता है, सिंस एज यू राइटली सेड लार्ज कैप में हम प्रॉफिट बुकिंग देखें, बट एडवांस डिक्लाइन साउंड है और मिड कैप रैली या स्टॉक स्पेसिफिक रैली मार्केट में बनी हुई है। तो एज ऑफ नाउ निफ्टी या बैंक निफ्टी पर हम कोई ट्रेड नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक रैली एंजॉय की जाए। ओके, ये है निफ्टी पे व्यू। स्टॉक स्पेसिफिक रैली को एंजॉय करिए। एसबीएस स्टॉक पिक या पिक्स जो है कविता जी की, वो भी लिए। कुछ नीचे एक्सक्लूसिव आ रहा है। अच्छा ठीक है, एनएसई के आईपीओ में ओएफएस होना है। उस ओएफएस में सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अपना माल छोड़ने वाली हैं। अब उसमें अपडेट आ रहा है कि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन अपना तकरीबन 0.5% हिस्सा बेचेगा। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन बेचेगा तो आईएफसीआई की सब्सिडरी है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन। ले आई आईएफसीआई का स्टॉक स्क्रीन्स पे। एक तो कल डिविडेंड डोल आउट हुआ है 35 रुपए का, तो आईएफसीआई इंडायरेक्ट बेनिफिशियरी था उस डिविडेंड डोल आउट का। अब ये देखिए तन गया आईएफसीआई की। अब मैं एग्जैक्ट तो याद नहीं है मुझे, लेकिन 52-53% के आसपास स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन में हिस्सेदारी है। और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन डायरेक्टली एनएसई में 4-4.5% स्टेक ओन करता है। तो आईएफसीआई की डायरेक्ट हिस्सेदारी, वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी, 6.5-7% ऊपर आ गया आईएफसीआई। खैर चलिए, सवाल जो आपके सिलसिले की शुरुआत करी जाए, ऐसी स्टॉक्स पे आगे चर्चा करते रहेंगे। अभी तो एकदम से स्पाइक आ गया कविता जी से, क्या व्यू लूं इस पे? ये बरसाती मेंढक टाइप है, ये अभी एनएसई के आईपीओ के चलते बीच बीच में हरकत आती रहती है इसमें। बेंगलुरु जाना है, सुरेंद्र नगर जाना है, उसके बाद उडुपी और दिल्ली भी जोड़ेंगे। पहले बेंगलुरु से बबीता गांधी मैम जुड़ती हुई। बबीता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। बबीता मैम, कैसे हो आप और कैसा है आपका गुड पोर्टफोलियो आफ्टरनून आजकल? सर, अच्छे हैं। अच्छा है। ठीक है, अभी थोड़ा अच्छा हुआ, थोड़ा अच्छा, अच्छा बबीता मैम, आप थोड़ा स्टॉक सुधरा कैसे है। चुनते हो? हम अपने से ही चुनते हैं, थोड़ा सी एनबीसी देखती हूँ, उसमें से चुनती हूँ, और थोड़ा हस्बैंड भी सजेस्ट करते हैं। ओके, पहला सवाल कविता जी के लिए बबीता मैम कौन सा? विडॉल का शेयर है, 50 शेयर 1324 के प्राइस में लिया हुआ है। वीडॉल, वो लुब्रिकेंट्स वाली? अरे बड़े दिनों बाद चर्चा में, ये कहाँ से हाँ, आया? ये तो पहले सीएनबी टाइड सेवाज पे वाटर बात ही है। नहीं हुई होगी। ये कहाँ, हस्बैंड का आइडिया है क्या? नहीं, ये हमारे हस्बैंड की चॉइस है। बढ़िया है। वीडॉल कब लिया, कितना टाइम हो गया? अभी हाल फिलहाल की खरीद है? हाँ, हाल फिलहाल माने हो गए 6 महीने। हाँ, क्या कहा हस्बैंड ने, कब तक रखना है बबीता? वो तो लॉन्ग टाइम के लिए बोल रहे हैं, उनको तो ये शेयर बहुत पसंद है, अच्छा। और पता नहीं, ये शेयर में ज्यादा मूवमेंट नहीं रहता है। नहीं, वॉल्यूम भी नहीं रहते, बिल्कुल ही वॉल्यूम नहीं रहते मेरे ख्याल से वीडॉल के। वो आएगा इंट्राडे तो उसमें दिखेगा वॉल्यूम वॉल्यूम। खैर, हाँ ये लिया लंबी अवधि के लिए ना बबीता मैम? हाँ, लंबी अवधि के लिए। परफेक्ट है। कविता जी, वीडॉल आई एम श्योर ट्रैक तो नहीं करते होगे, लेकिन चार्ट जरूर देख रहे होगे आप इस समय। लंबी अवधि के लिए लग कैसा रहा है? हस्बैंड सही कह रहे हैं क्या? सो आशीष जी, विडॉल यस, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव काउंटर तो नहीं है, लेकिन फंडामेंटल्स जब चेक किए, अभी एज ऑफ नाउ एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड 3.5% की डिविडेंड यील्ड पर ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं काउंटर के। टेक्निकली जब मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है काउंटर ने 20 वेमा के ऊपर। तो मैम की पोजिशनिंग जो दिखती है वहां से एक अच्छे गेन में है ऑलरेडी मैम। मुझे लगता है 1430 के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको अभी अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। एक अच्छा मूव काउंटर में बनता हुआ दिख सकता है वंस ये 1460 के ऊपर, एज ऑफ नाउ 1452 है, निकलता है तो ऊपर 1540 तक के मूव ओपन दिखता है। मुझे लगता है अभी आप ट्रेल स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 1430 के ऊपर जब तक है तब तक होल्ड करना चाहिए काउंटर को। परफेक्ट है। वीडॉल कॉर्पोरेशन होल्ड करिए फिलहाल के लिए। 1540 के टारगेट्स कविता मैम को भी नजर आते हैं, और ऑलरेडी आप गेंस पे बैठे भी हो। सही कह रहे थे हस्बैंड, बढ़िया आइडिया है। लौटता हूं आपके पास। पहले सुरेंद्र, ये सुरेंद्र नगर कहाँ है जलपबा मैम? गुजरात में है सर। ओके, और कब से आप स्टॉक मार्केट में हो? मैं पिछले 2 से 3 साल से हूँ मार्केट के अंदर।
और आप अपने खुद के स्टॉक सिलेक्शन करते हो, खुद की सेल्फ स्टडी है या कुछ और मामला है? नहीं, खुद की सेल्फ स्टडी है, क्योंकि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो पॉलिसी वगैरह पे ध्यान रहता है, जियो पॉलिटिक्स पे भी ध्यान रहता है, तो फिर इस तरह से होता है खुद से। अरे वाह, यूपीए कब देना है पेपर? अभी 24 मई को मेरा पेपर है सर, फर्स्ट अरे अटेम्प्ट। बेस्ट विशेस आपको। थैंक यू सो अ, मच। भोपाल के कलेक्टर बन जाओ या इंदौर के, तो बताना, आप फोन करना। तो जलपा मैम, पहला सवाल कौन सा? जी सर, मैंने महिंद्रा के शेयर लिए 50 शेयर इन प्राइस, तो 3257 के आजू बाजू। तो सर मैं उसमें हॉल करना चाह रही हूँ 5 से 10 साल के लिए, तो उस पे क्या टारगेट रहना चाहिए, या फिर अभी जैसे वो नीचे भी आया तो एवरेज करना ठीक रहेगा क्या नहीं? अभी कहाँ, आपके तो खरीद भाव पे एवरेज एवरेज का भाव नीचे आया तो देखेंगे। अब 5-10 साल का टारगेट तो किसी के लिए भी बनाना बड़ा मुश्किल है। ये जरूर पूछ सकते हैं कि ये सही स्टॉक है लंबी अवधि के लिए दाव लगाने के लिए, नहीं। फंडामेंटली तो शायद यस, और नतीजे कविता जी जो कल आए थे उसने भी बढ़िया पॉजिटिव सरप्राइज ही कराए। तो महिंद्रा इज स्टिल फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। पर लंबी अवधि के लिए जलपा मैम का आइडिया अच्छा है क्या? जब तक ये अपने इंदौर भोपाल तक पहुंचेंगे तब तक ये स्टॉक बढ़िया कर चुका होगा क्या? So, Ashish ji, and before that, all the best for your examination. महिंद्रा Thank you so much. एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चरल ग्रोथ देख सकते हैं आप इसमें। एक अच्छा करेक्शन हुआ है काउंटर में, 3800 से स्टॉक अभी 3200 के लेवल पर है। मुझे लगता है एक कंसोलिडेशन फेज में है काउंटर। प्राइस करेक्शन कुछ हुआ है और मुझे लगता है टाइम करेक्शन में काउंटर जाता हुआ दिख सकता है, बट एवरेजिंग यहाँ पर नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप इन्हीं लेवल्स के आसपास बाय किए हैं। स्टॉक एसआईपी एक अच्छा रूट हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म 5 साल के लिए इसे देख रहे हैं। तो एवरेज अगर करना भी चाहते हैं तो मुझे लगता है 2800 2900 के लेवल पर आप लमसम अगर एवरेज करना चाहते हैं तो वहां कीजिए। अदरवाइज स्टॉक एसआईपी एक बहुत अच्छा रूट है। हर महीने कुछ आप ऐड कीजिए अपनी पोजीशन में। अपसाइड मोमेंटम फॉर 5 इयर्स हॉरिजन एक बहुत अच्छा काउंटर है और 3800 के इसके हाईज हैं, वो अगर निकलता है तो 4200 4500 तक के प्राइस मूव बनते हुए दिखने चाहिए। होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को, और मुझे लगता है अगर शॉर्ट टर्म तो आपका नजरिया है नहीं, अदरवाइज 2900 इज द स्टॉप लॉस ऑन दैट पोजीशन। उन लेवल्स तक गिरता है तो ऐड करने के मौके लंबी अवधि के लिए बढ़िया। पर लंबी अवधि में क्या है, क्वार्टर और फाइनेंशियल्स को भांपते रहिएगा, समझते रहिएगा, सब कुछ ट्रैक पे है तो बने रहिएगा। उडुपी से चंद्रिका मैम फोन लाइन पे जुड़ रही हैं। चंद्रिका मैम, अच्छा पहले प्रिया जी, दिल्ली से प्रिया शर्मा जुड़ गई हैं। प्रिया मैम, हाय, गुड आफ्टरनून प्रिया मैम। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन है हाँ। ये जुपिटर वैगन्स के लिए। हाँ। ठीक है, मैंने ये जुपिटर वैगन्स परचेज करे थे 550 शेयर्स 529 में दिसंबर 24 में, और इसका 2024 में ना ऑल टाइम हाई गया था 730। तो ये शेयर ना अपने ऑल टाइम हाई से ना अप्रोक्सीमेटली 63-64% डाउन चल रहा है। तो मुझे इसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट जानना था, और वैसे भी क्या हमें रेलवे बजट में रेलवे शेयर्स में मोमेंटम देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में? अभी बजट कहाँ से, रेलवे जब आएगा तो वैसे रेलवे आजकल वो एकदम वो स्टोरी को तो प्ले ही नहीं करना चाहिए। कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, कोई लॉजिक नहीं है। आजकल रेलवे बजट जब से मर्ज हुआ है तब से तो बहुत ज्यादा एक्शन दिखता भी नहीं है रेलवे स्टॉक्स में उस बजट पर्सपेक्टिव से। बजट अनाउंसमेंट्स के बाद बात अलग है, खैर वो छोड़ देते हैं। जुपिटर वैगन्स, कविता जी, छोटी अवधि लंबी अवधि हर टाइम फ्रेम पे लग कैसा रहा है, रखना ही नहीं रखना, नुकसान काफी हो गया है। सी साइक्लिकल है, बजट थीम पर ज्यादा ट्रेड होते हुए दिखते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग ही पर्सपेक्टिव था तो आप ऑलरेडी लॉस में हैं, पर मुझे लगता है स्टॉप लॉसेस 280 के शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस बनता है। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है तो उसे स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें। लॉन्ग टर्म स्टोरी कहना मुश्किल होता है क्योंकि ये साइक्लिकल है, बट फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं देन योर स्टॉप लॉस शुड बी 230, जो कि यहाँ से अभी काफी दूर है। मुझे लगता है स्टॉक में से अगर आप 295 के लेवल पर एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से इसे देखें और 280 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए अपनी पोजीशन पर। परफेक्ट। अब चलिए डायरेक्टर साहब, उडुपी चंद्रिका मैम जुड़ गई हैं। चंद्रिका मैम, गुड आफ्टरनून मैम, आप भी सवाल पूछो। पहला कौन सा? Neogen 100 shares at 1733 and Ultratech 4 shares at 1180.
And both of 1180. these are for long term? Long Or it term, was a long trading term, bet? long term, long term. Long. कविता जी, नियोजन केमिकल 1771, अल्ट्राटेक सीमेंट 11833 की बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों कहानियां कैसी हैं? सो नियोजन बहुत अच्छा प्लेस्ड है, अपने सारे टाइम फ्रेम पर अपने एवरेजेस के ऊपर निकलकर काउंटर ट्रेड कर रहा है, बट अभी एक कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा वंस ये ब्रेकआउट आता है जो कि 1730 के लेवल के आसपास है, 1730 के लेवल अगर ये निकाल पाता है तो बहुत अच्छे मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं, जो इसे 2200 2300 के लेवल की तरफ लेकर जा सकता है। पर आप ऑलरेडी अभी एक प्रॉफिट में है, मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप मेंटेन कीजिए, 1620 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। Whereas another Ultratech आपका another काउंटर है, बाइंग लेवल बताएंगे सर, व्हाट्स द बाइंग? बाइंग लेवल अल्ट्राटेक का है 11833, 11800 पकड़ लेते हैं। ठीक है, 11800 लगभग वही लेवल के आसपास चल रहा है, 955 पर। लॉन्ग टर्म स्टोरी अगर है तो मुझे लगता है काउंटर में बने रहना चाहिए जब तक काउंटर 9500 के लेवल के ऊपर मेंटेन है। डिप्स में आप अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं अल्ट्राटेक को, एल्स अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपने लिया है तो 11200 के स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए। ये चंद्रिका मैम ट्रेडिंग के लिए लिए, दोनों लॉन्ग टर्म के लिए है ना आपके? तो Long term. हाँ, परफेक्ट, ठीक है, ओके। बबीता मैम, अगला सवाल। ISGEC 85 से 998 पर लिया था। ISGEC, ओके, और ये लॉन्ग टर्म के लिए। कविता जी, ISGEC कैसा लग रहा है? ISGEC हेवी इंजीनियरिंग। यस, सो कंसोलिडेशन फेज में है हाँ। ये काउंटर पीक अभी काफी समय से 1074 के लेवल पर है। मैम की पोजीशन प्रॉफिट में एज ऑफ नाउ मुझे दिखती है, बट जब तक कंसोलिडेशन से बाहर नहीं आता है, डिफिकल्ट है बोलना कि कितना ऊपर जाएगा। जो मुझे दिख रहा है वो 1200 तक के लेवल पोजीशनिंग हो सकती है अगर 1070 के लेवल को ये 1075 के ऊपर निकलता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन में बने रहे हैं और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा 1040 का। ओके, जलपा मैम, अगला सवाल। जी सर, मेरे पोर्टफोलियो में एक और शेयर है टाटा स्टील का, 126 की प्राइस पे मैंने लिए थे 200 से, अभी 212 समथिंग प्राइस चल रहा है, तो अभी हाँ। प्रॉफिट बुकिंग चाहिए या फिर एक्स्ट्रा एड करनी चाहिए उसके अंदर? हाँ, लिया कोई साइकिल प्ले लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है कि जलपा मैम सोचा था अच्छे वैल्यू पे जी। मिल रहा है, निकाल दूंगी ऊपर जाके? नहीं, अच्छी वैल्यूएशन मिल रही थी और लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया था सर। और इसमें पॉलिसी गवर्नमेंट की आपको फेवरेबल दिख रही थी, जब आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे थे तो आपने टाटा स्टील खरीद लिया, ऐसा? जी 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 तो जी। टाटा स्टील ही क्यों चुना था? बाकियों के लिए फेवरेबल नहीं दिख रहा था क्या? प्राइस सेक्शन मुझे उसका ज्यादा अच्छे से समझ में आया था, और उस टाइम पे उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट भी था तो वो भी अच्छा था सर, तो इस वजह से जो भी समझ में आया, कमाई तो बढ़िया, हाँ, जो भी आपकी स्टडी हो, कमाई तो बढ़िया हुई है। अब सवाल भी सही है, प्रीवियस हाइज के आसपास खड़ा हुआ है। कविता मैम, मुनाफा बांध लूं या बने ही रहूं? ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक में भी एक अच्छे मूव बने हैं और टाटा स्टील ने एक अच्छा प्रॉफिट आपको दिया है। मुझे लगता है काउंटर में स्टिल अपसाइड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू दिख सकता है। आपने 10-20 मंथ्स मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जो रेजिस्टेंस अभी दूर है 250-260 के लेवल बनते हुए दिखने चाहिए। 260 के ऊपर कोई न्यू स्टोरी चालू होगी। आपकी पोजीशनिंग अभी एज ऑफ नाउ प्रॉफिट में है। मुझे लगता है स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपनी पोजीशन में आपको बने रहना चाहिए अंटिल काउंटर 190 के लेवल के ऊपर है। इवन क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, 180 तक का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए, जो कि इसका 200 डेज मूविंग एवरेज है। उसके ऊपर जब तक है तब तक लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है तो मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 200 के लेवल का आप मेंटेन कीजिए अपनी पोजीशन पर। ओके, कुछ स्टॉक्स जो खासे एक्शन में है। देखिए क्या शार्प, ऐसा नहीं है मार्केट ठंडे, मार्केट निफ्टी इज इन रेड नाउ, अपने हाई से अब 1% से ज्यादा करेक्ट करके काम काज कर रहा है। ये देखिए सारे गेन्स वाइप आउट, जबकि क्यूज अच्छे थे, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तगड़ा है, जैसे कविता मैम ने शुरुआत में कहा था। एसबीएस स्टॉक पे थोड़ी देर में लेकर आऊंगा। कोफोर्ज देखिए, एक डिसेंट परफॉर्मेंस और शायद एक अच्छी कमेंट्री के दम पे डटा खड़ा है 9% उछाल के साथ।
SRF एक डिसेंट क्वार्टर और डिसेंट कमेंट्री, तेजी तूल पकड़ गई, 8% के आसपास कामकाज कर रहा है मजबूती के। आज पिडलाइट देखिए, कच्चा तेल कूल ऑफ हुआ था, पर पिडलाइट के मेरे ख्याल से कल रिजल्ट्स हैं, वायदा के कुछ रिजल्ट्स आने, उनमें से एक पिडलाइट है, अगर मैं सही हूं तो। अहेड ऑफ नंबर्स कह लीजिए या क्रूड का इंपैक्ट कह लीजिए, 4.25% उछाल के साथ दिन के हाईस पे आके खड़ा हुआ है। फार्मा एज अ पैक दिखाया था मैंने, क्या स्क्रीन्स पे फार्मा इंडेक्स में उछाल देखने को मिल रहा है, दिन के हाईस पे फार्मा ट्रेड कर रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स देखिए, ऑरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, एल्केम लैब्स, बायोकॉन, लॉरस लैब्स, सब के सब गजब मजबूती के साथ नियर डेज हाई लार्जली सारे स्टॉक्स ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। इस बीच KPIT टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आते हुए 133 करोड़ से बढ़ के 163 करोड़ रुपीस का मुनाफा आए। एक बार डॉलर वाली या कॉन्स्टेंट करेंसी डालेंगे तब बड़ी ज़्यादा तस्वीर क्लियर होगी। 1617 से बढ़ के 1711 करोड़ रुपए के आसपास किया है। KPIT थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ, खैर नंबर्स डिटेल आएंगी तब बात करूंगा इस पे। मैं पहले बबीता मैम की क्वेरी निपटा दूं। बबीता मैम, अगला सवाल कौन सा है? स्टील कास्टिंग 82 पर लिया है 500 से। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग कितने पे लिया है? 82 रुपीज पर 500। ये हस्बैंड कहाँ से ढूंढ के ला रहे हैं? कमा तो सब में रहो, ऐसा नहीं है। वो बहुत बड़े एनालिस्ट है। तो फिर इस चैनल पे आके मजाक कर रहे होगे हमारे साथ। खैर, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग तो पूछो क्या बबीता मैम से? बबीता मैम, कविता जी से पूछा क्या जाए? लॉन्ग टर्म में कितना तक जा सकता है? हस्बैंड क्या कह रहे हैं? वो तो बोलते हैं लॉन्ग टर्म में 500-600 भी चला जाएगा। अच्छा, तो फिर रखिए फिर। कविता मैम, हाँ बोलो। यस, तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग मुझे एज ऑफ नाउ 97 और 100, क्योंकि आई एम मोर ओवर लुकिंग एट द टेक्निकल्स राइट नाउ। 97 और 100 पर एक फॉलिंग रेजिस्टेंस इस काउंटर का है। हालांकि एक बहुत अच्छे करेक्शन के बाद काउंटर वॉल्यूम के साथ एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी करते हुए दिख रहा है, तो यस एक अच्छे मूव बनते हुए दिख सकते हैं। बट मुझे लगता है 100 के ऊपर ही काउंटर निकलेगा, तब मैं इमीडिएट टारगेट इसके 150 बता सकती हूँ एज ऑफ नाउ। 500 काफी लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा इतने टारगेट्स के लिए, बट 150 तक का मूव विजिबल है। अगर 100 के ऊपर ये काउंटर निकलता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच कीजिए अपने काउंटर को। 85 के ऊपर जब तक मेंटेन है तब तक पोजीशन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू दिख सकता है। ओके, चलिए इस नोट पर बबीता जी, जलपबा मैम, चंद्रिका जी, प्रिया जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। कविता मैम, आप बने रहो, ब्रेक के उस पर आपसे लूंगा आज की SBS स्टॉक पिक। लाइए जरा सा SBS स्टॉक पिक का स्टिंग। कविता मैम, आप कह रहे हो स्टॉक स्पेसिफिक रुझान पे फोकस करना है, कहां पे कन्विक्शन राइड कर रहा है? सी फार्मा एज अ पैक बहुत अच्छे मूव दे रहा है। कल इवनिंग के ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखें तो एक अच्छे मूव बनते हुए दिखे थे। यहाँ अभी एज ऑफ नाउ भी फार्मा में अच्छा बूस्ट आते हुए दिख रहा है, जहाँ रिस्क रिवॉर्ड के चलते मुझे डिविस लैब में एक अच्छा पोटेंशियल दिखता है। 6730 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। अपसाइड मोमेंटम 6800 6850 तक प्राइस मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं एज इंट्राडे पर्सपेक्टिव। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 6670 का अपनी पोजीशन पर, और 6850 तक के प्राइस मूव आप देख सकते हैं। ट्रेडर्स इसे कॉल के साथ भी अप्रोच कर सकते हैं। 6800 के कॉल के साथ आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। 165 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। 225-200 तक के प्राइस मूव बनते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 140 का। परफेक्ट है। दिवीज लेबोरेटरीज, लॉरस लैब्स भी बहुत अच्छा करके गया था, और दिवीज आपकी स्क्रीन पर है। बढ़िया कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। इस समय चार्ट्स के समीकरण भी अच्छे हैं। 6670 के स्टॉप के साथ 6800 के टारगेट्स। कविता जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। 24,000 पे इस समय निफ्टी खड़ा हुआ कामकाज करता हुआ। अच्छा, अगली मुलाकात होनी है हमारी अब नो योर कंपनी में।
आधे घंटे बाद 1:27 में वो शो हिट करेंगे। और उस शो में आज एक सरकारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बारी। तो इस PSU बैंक के MD और CEO कल्याण कुमार साहब होंगे। काफ़ी सारे जब रिजल्ट्स खोलोगे आप ना तो काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स नज़र आएंगे। तो एक्स ऑफ दोज एडजस्ट, एक तो एडजस्टमेंट्स क्या हैं, एक्स ऑफ जो एडजस्टमेंट परफॉर्मेंस रही कैसी, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन अभी तक कितना चैलेंज रहा है, एडवांसेस ग्रोथ जो स्ट्रांग हो रही है कैसा आउटलुक है, ये मैक्रो एनवायरनमेंट थोड़ा सा कंड्यूसिव नहीं रहा वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच में, उसका क्या मायने है, कितना सतर्क हो रहा है मैनेजमेंट, कितना कॉशियस हो रहा है इस समय, सब समझने की ज़रूरत है। डिटेल में बातचीत करेंगे इस बैंक की ब्रेक के उस पार। लेकिन आप देखिए मिड कैप्स का तड़का, मिड कैप मंथ में। नमस्कार।